चलिए देखते हैं परीक्षा मंथन करेंट अफेयर्स त्रैमासिक लक्ष्य 2 2025 का है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु मुख्य समान रूप से उपयोगी है। जो भी आगामी एग्जाम है, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है, इसके लिए बहुत ही मस्त बुक है ये। ठीक है, परीक्षा मंथन का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? कृषि। चैप्टर है कृषि एवं पशुपालन। सबसे पहले हम लोग इसका एक इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स क्या कहता है? पशु चिकित्सा सेवाओं में विस्तार की आवश्यकता, भांग की खेती, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपना हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पशु चिकित्सा सेवाओं में विस्तार की आवश्यकता। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधित प्रावधानों के तहत सचल पशु चिकित्सा सेवा इकाइयों यानी MVU की शुरुआत की है। क्या है सचल पशु चिकित्सा इकाई? यह एक वाहन है जिसमें एक पशु चिकित्सक, एक पैरा पशु चिकित्सा और एक चालक अटेंडेंट होते हैं। इसमें पशु रोगों के निदान, उपचार और सामान्य सर्जरी के लिए उपकरण तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध होती है। अब इसमें जागरूकता के लिए ऑडियो विजुअल विज्ञापन के साथ GPS ट्रैकिंग की भी व्यवस्था है। यह पशु चिकित्सा सेवाओं की दरवाजे तक पहुंच, डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। अब पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 1 लाख पशुओं के लिए एक MVU की परिकल्पना की गई है और इस MVU से देश भर में पशु चिकित्सा के सहायता के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। अब भांग की खेती के बारे में जानते हैं। अब जनवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की खेती के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी प्रदान की। यह कदम भांग की कृषि, औषधि और औद्योगिक मूल्य की बढ़ती वैश्विक मान्यता के बीच उठाया गया है। अब भांग के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिक नाम कैनाबिस सैटिवा, जगत किंगडम प्लांटे, कुल फैमिली कैनाबेसी, वंश जीनस कैनबिस यानी मुख्य साइको एक्टिव यौगिक। भांग के 100 से ज़्यादा कैनाबिनोइड्स मौजूद होते हैं, जिनमें 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल THC और कैनाबिडियोल CBD शामिल है। भारत में कानूनी स्थिति। भारत में भांग की खेती नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अब NDPS अधिनियम 1985 के तहत प्रतिबंधित है। अब अफीम के विपरीत भारत में इसकी कानूनी खेती को विनियमित करने के लिए कोई आधिकारिक नीति नहीं है। छठा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में जानते हैं। अब 2023 से 25 जनवरी 2025 के बीच छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य था। अब विदित हो कि कर्नाटक ने वर्ष 2027 में पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव की मेजबानी की थी। अब उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाया गया है। ठीक है, इसी में हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, रिपोर्ट सूचकांक। जो भी आज रिपोर्ट जारी हुआ है 2024-25 में, उसको हम लोग देख लेते हैं। रिपोर्ट सूचकांक। अब विश्व खुशहाल सूचकांक 2025
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वैश्विक हथियार स्थानांतरण रिपोर्ट 2025, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था स्थिति रिपोर्ट 2024, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट 2025, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025, हेनले रिपोर्ट इंडेक्स वर्ष 2025 में बच्चों के लिए संभावनाएं, यूनिसेफ रिपोर्ट, गरीबी कम होने पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड 2025, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025। ठीक है, 20 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत 147 की रैंकिंग में 118वें स्थान पर है, जबकि पिछले सूचकांक में इसे 126वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत खुशहाली के मामले में पाकिस्तान 190, नेपाल 92, ईरान 100, फिलिस्तीन 103 और यूक्रेन 105वें स्थान से पीछे है। अब खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष 5 देश फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड है। अब विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। मार्च 2025 में स्विस कंपनी IQVIA ने अपनी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित विश्व शहरों की सूची में सर्वाधिक शहर 13 भारत में स्थित है। इस सूची में पाकिस्तान के 4 शहर, जबकि चीन और कजाकिस्तान के एक शहर शामिल है। 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में एशिया से बाहर एकमात्र शहर चाड की राजधानी जानेमा को शामिल किया गया है। विदित हो कि इस रिपोर्ट में विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी अमेरिका में सबसे उच्च प्रदूषण वाले शहर कैलिफोर्निया में स्थित है। वैश्विक स्तर पर 5 सबसे प्रदूषित देश देखते हैं। चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, भारत है। अब देखते हैं वैश्विक हथियार स्थानांतरण रिपोर्ट 2025। मार्च 2025 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री ने वैश्विक स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की। वर्ष 2020-24 की अवधि के दौरान हथियारों के 5 सबसे बड़े निर्यातक और आयात देश निम्नलिखित हैं। प्रमुख हथियार निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी है। प्रमुख हथियार आयात के बारे में जानते हैं। यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान। नोट, इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के प्रमुख हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण में वर्ष 2015 से 19 की तुलना में 0.6% की कमी आई है। वर्ष 2020 से 24 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, जिसका वैश्विक आयात 8.8% हिस्सा रहा है। यूक्रेन को आपूर्ति किए जाने वाले अधिकांश प्रमुख हथियारों में संयुक्त राज्य अमेरिका 45%, जर्मनी 12% और पोलैंड 11% की हिस्सेदारी है। वर्ष 2024 में नाटो के यूरोपीय सदस्य देशों द्वारा किए गए हथियारों के आयात में संयुक्त राज्य का हिस्सा 64% था। अब इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय हथियारों के आयात में कुल मिलाकर 155% की वृद्धि हुई है। भारत 2020 से 24 में 5 सबसे बड़े हथियार आयात देशों में भारत का दूसरा स्थान रहा। हालांकि 2015 से 19 और 2020 से 24 के बीच 9.3% की कमी आई है। भारतीय हथियार आयात का सबसे बड़ा हिस्सा 36% रूस में आया है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था स्थिति रिपोर्ट 2024, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति SIDE रिपोर्ट 2024 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति, अर्थव्यवस्था व्यापी डिजिटलीकरण,
के संदर्भ में भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद है। अब व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के डिजिटलीकरण के मामले में यह G20 देशों में 12वें स्थान पर है और जो औसत उपयोगकर्ता डिजिटलीकरण में कमी को दर्शाता है। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान वर्ष 2022 से 23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने सकल घरेलू उत्पाद में 11.74% का योगदान दिया, जिसके वर्ष 2024-25 में तक बढ़कर 13.42% होने का अनुमान है। इसे 2.55% कार्यबल कार्यरत है तथा उत्पादन समग्र अर्थव्यवस्था में 5 गुना अधिक है। पूर्वानुमान वर्ष 2029 से 30 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था कृषि और विनिर्माण को पीछे छोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद में एक 20% का योगदान करने की उम्मीद है। अब क्षेत्रवार विभेदन पारंपरिक ICT क्षेत्र डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान करता है, जबकि बिग टेक और प्लेटफॉर्म सहित नए डिजिटल उद्योग GVA का लगभग 2% हिस्सा है। राज्य स्तरीय असमानताएं कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा जैसी अमीर राज्य गरीब राज्यों की तुलना में उच्च डिजिटलीकरण का स्तर प्रदर्शित करते हैं। अब लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 जारी की, जिससे भारत की रैंक 38वीं है। टॉप 3 देश सिंगापुर, फिनलैंड और डेनमार्क है। अंतिम से कौन है? लीबिया, अफगानिस्तान और सोमालिया है। अब है LPI के बारे में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक वैश्विक सूचकांक है जो देश की लॉजिस्टिक दक्षता को मापता है। यह सूचकांक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देश की प्रदर्शन क्षमता का मूल्यांकन करता है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक के बारे में जानते हैं। फरवरी 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI जारी किया, जिसमें भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। विदित हो कि वर्ष 2023 में भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर था। अब है टॉप 3 देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। अब अंतिम पायदान वाले देश दक्षिणी सूडान 180, सोमालिया 179, वेनेजुएला 178 है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति पाकिस्तान 135वें स्थान पर, श्रीलंका 121वें स्थान पर, बांग्लादेश 149वें स्थान पर है, चीन 76वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI के बारे में इसे बर्लिन जर्मनी में स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में बर्लिन जर्मनी में की गई थी। वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट 2025 जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट 2025 जारी की है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष श्रम बल भागीदारी में गिरावट और वृद्धि। निम्न आय वाले देशों में श्रम बल और भागीदारी की गिरावट आई है। इसके विपरीत उच्च आय वाले देशों में इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। दक्षिण एशिया में श्रम बल भागीदारी दल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका विशेष कारण भारत में महिला भागीदारी में वृद्धि है। अब वैश्विक आर्थिक विकास वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 3.2% रही है, जो वर्ष 2023 एवं 2022 में क्रमशः 3.3 से 3.6% कम है। भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज है, जो कि दक्षिण एशिया में GDP के बेहतर प्रदर्शन के रेखांकित करती है। भारत के लिए विकास दर वर्ष 2025 में 6.4% रहने का अनुमान है। वैश्विक नौकरियों का अंतर वर्ष 2024 में उन लोगों की अनुमानित संख्या 402 मिलियन पहुंच गई है जो कम तो करना चाहते हैं, किंतु उनके पास नौकरी नहीं है। अब इसमें बेरोजगारी, अस्थायी रूप से अनुपलब्ध और उत्साहित कर्मचारी शामिल है, जिन्होंने नौकरी की तलाश में बंद कर दिया है। बेरोजगारी दर यानी 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5% पर स्थित रही है, जिसमें युवा बेरोजगारी दर 12.6% है।
अब हरित हरित और डिजिटल क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। हरित एवं डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर। हरित ऊर्जा एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी में रोजगार वृद्धि की संभावनाओं की पहचान की गई है। सौर एवं हाइड्रोजन ऊर्जा में निवेश के कारण दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा से संबंधित नौकरियां बढ़कर 16.2 मिलियन हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बारे में परिचय। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां। गठन 11 अप्रैल 1919 को जारी किया गया। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य संख्या 187। नोबेल शांति पुरस्कार 1969। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। अब विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025। अब जनवरी 2025 में क्वार्टरली साइंस OQS ने प्रथम विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 जारी किया, जिसमें सूचकांक के चारों मापकों के आधार पर भारत को 25वें स्थान पर रखा गया है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के बारे में जानते हैं। संस्करण प्रथम है। अब जारीकर्ता लंदन स्थित क्वार्टरली साइमंड्स QS संस्था है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार की बढ़ती मांगों के अनुरूप देशों की तैयारी का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन आधार के 4 प्रमुख मापक है। कौशल अनुकूलता, स्किल्स फिट, अकादमिक तत्परता। भविष्य का काम। आर्थिक परिवर्तन सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष। इस सूचकांक में चारों मापकों के आधार पर भारत को 25वें स्थान पर रखा गया है तथा इसके साथ ही भारत को भविष्य के कौशल के प्रतियोगी के रूप में दर्जा दिया गया है। शीर्ष 10 में से शामिल अन्य देशों के अमेरिकी, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा जैसे देशों को भविष्य के कौशल के अग्रदूत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब भविष्य के कार्य के पैमाने पर भारत को अमेरिका के बाद दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मैक्सिको के साथ भारत को डिजिटल भूमिकाओं में नौकरी उपलब्ध कराने के लिए सर्वाधिक तैयार माना गया है। इस सूचकांक में भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली, उद्योग सहयोग एवं रोजगार बाजारों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है। अब स्नातकों को डिजिटल, AI और हरित कौशल से बेहतर ढंग से योग्य बनाने में महत्वपूर्ण अवसरों का उल्लेख किया गया है, जिनका मांग नियोक्ताओं द्वारा लगातार की जा रही है। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जनवरी 2025 में वर्ष 2025 की पहली छमाही में लिए गए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई है। अब इसके मुख्य बिंदु के बारे में देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, जिस पर 195 देशों की वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। अब इसके साथ ही जापान का पासपोर्ट दूसरे स्थान पर है, जिसके पास 193 देशों के वीजा फ्री यात्रा की अनुमति है। दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और फिनलैंड संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है और इसके पासपोर्ट पर 192 देशों के वीजा फ्री एंट्री मिलती है। अब भारत का पासपोर्ट 85वें नंबर पर है। भारतीय पासपोर्ट पर 57 देशों में फ्री यात्रा की जा सकती है। पाकिस्तान की पासपोर्ट 103वें नंबर पर है और पाकिस्तान के पासपोर्ट धारक केवल 33 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। जिन देशों का पासपोर्ट पाकिस्तान से कमजोर है उनमें इराक 104वें, सीरिया 105, अफगानिस्तान 106वें पर है। अब देखते हैं क्यों मायने रखती है कि पासपोर्ट की रैंकिंग। एक शक्तिशाली पासपोर्ट आपको दुनिया भर में आसानी से यात्रा करने की स्वतंत्रता देती है। हेनले एवं पार्टनर्स के बारे में। हेनले और पार्टनर्स के बारे में। हेनले एंड पार्टनर्स एक प्रमुख ब्रिटिश निवेश प्रवास सलाहकार फर्म है जो नागरिकता और निवास संबंधी कार्यक्रम में विशेषज्ञता रखती है। यह कंपनी व्यक्तियों को विभिन्न देशों में निवास और नागरिकता प्राप्त करने के लिए कस्टम समाधान प्रदान करती है।
और कई सरकारों को ऐसे कार्यक्रमों में संचालन और विकास में परामर्श देती है। अब इस इंडेक्स में पासपोर्ट को उस आधार पर रैंक किया जाता है कि वह पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीजा के कितने देशों में यात्रा कर सकता है। अब हेनले एंड पार्टनर्स 1970 के दशक में स्थापित हुई, लेकिन इसे 1997 में एक निजी क्लाइंट इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के रूप में पुनर्गठित किया गया। वह 2025 में बच्चों के लिए संभावनाएं, यूनिसेफ रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की रिपोर्ट 2025 में बच्चों के लिए संभावनाएं, बच्चों के भविष्य के लिए लचीली प्रणालियों का निर्माण में बढ़ते वैश्विक संकटों एवं बच्चों पर उसके संभावित प्रभावों की चेतावनी दी जा गई है। अब इसमें बच्चों की सुरक्षा एवं आवश्यकता सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रणालियों को मजबूत करने के तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। बच्चों की चुनौतियों पर यूनिसेफ रिपोर्ट की मुख्य बातें। अब वर्ष 2023 में 473 मिलियन से अधिक बच्चे या वैश्विक स्तर पर 6 में से अधिक संघर्ष क्षेत्रों में रहते थे। संघर्ष से प्रभावित बच्चों का अनुपात वर्ष 1990 के दशक के 10% से लगभग 2 गुना होकर 19% हो गया है, जिससे बच्चों को विस्थापित, भूखमरी, रोग और मनोवैज्ञानिक आघात जैसे संकटों का सामना करना पड़ा है। विदित हो कि लगभग 400 मिलियन बच्चे ऋणग्रस्त देशों में रहते हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं में निवेश सीमित हो जाती है। अब उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक का अनुमान है कि निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लिए बाह्य ऋण में 5% की वृद्धि से शिक्षा पर होने वाले खर्च में 12.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आ सकती है। 15 अमेरिकी देशों में ऋण सेवा एवं शिक्षा पर होने वाले खर्च से अधिक है, जबकि 40 से अधिक निम्न आय वाले देशों स्वास्थ्य की तुलना में ऋण पर अधिक खर्च करते हैं। ऋण भुगतान अब सामाजिक सुरक्षा से 11 गुना अधिक हो। अब सुरक्षा गया है, जिसके 1.8 अरब बच्चों आर्थिक संकट एवं बढ़ती गरीबी के प्रति असुरक्षित हो गए हैं। अब यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ एक अति अग्रणी वैश्विक संगठन है जो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि हर बच्चा जीवित रहे, फले फूले और अपनी क्षमता को पूरा करे, चाहे उनका पृष्ठभूमि कुछ भी हो या कहीं भी रहते हो। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन बच्चों की सहायता करने के लिए की गई थी जिनका जीवन और भविष्य खतरे में था, चाहे उनके देश ने युद्ध में कोई भी भूमिका निभाई हो। यूनिसेफ वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी हिस्सा बन गया है। मुख्य गतिविधियां शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बाल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन और रोग नियंत्रण। मान्यता वर्ष 1965 में राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाल कल्याण से संबंधित भारत की पहले सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव और स्वास्थ्य कल्याण और प्रतीक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभिसारी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण के माध्यम से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं ने कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है। अब मिशन वात्सल्य योजना किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 संशोधित 2021 के प्रावधानों के अनुसार देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि से संघर्ष बच्चों के संरक्षण, कल्याण एवं पुनर्स्थापना को सुनिश्चित करने हेतु एक समेकित प्रयास है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
इस योजना का उद्देश्य शिशु लिंगानुपात में सुधार, बालिका शिक्षा और बालिकाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन यानी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भारत सरकार द्वारा 29 मई 2021 को बच्चों के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन बच्चों की सहायता करना है जिन्हें 11 मार्च 2020 से शुरू होने वाले अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता दोनों को खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य निरंतर तरीके से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उसकी भलाई को सक्षम बनाना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भरता अस्तित्व के लिए तैयार करना है। अब ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में जानते हैं। दीक्षा यानी ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना है। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 4 अगस्त 2009 को पारित भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा महत्व के तौर पर तरीके का वर्णन करता है। बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 2016, वर्ष 2016 में इस अधिनियम को बाल और किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 के रूप में संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों रोजगार एवं पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब पेंसिल पोर्टल के बारे में जानते हैं। क्या होता है पेंसिल पोर्टल? पेंसिल पोर्टल एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो केंद्र, राज्य, जिला सरकारें, नागरिक समाज और संगठन और आम जनता सहित सभी हितधारकों को जोड़ता है और बाल श्रम के खिलाफ कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग के लिए एक स्थान प्रदान करता है। अब राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP योजना 1988 भारत में बाल श्रम के इस खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP योजना शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के सभी रूपों को खत्म करना है और बाल श्रमिकों का भविष्य सुरक्षा करने के लिए उनका पुनर्वास करना है। वर्ष 1988 में भारत सरकार ने भारत के लिए 12 बाल श्रम स्थापित जिलों में कामकाजी बच्चों को पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत की है। इस योजना का समय समय पर विस्तार किया गया है और वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को 21 राज्यों यानी 314 जिलों में लागू किया जा रहा है। अब देखते हैं यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण और अधिनियम, ठीक है, 2019 यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण विधेयक 2019 एक लैंगिक तटस्थ कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों को बाल पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराधों से बचाता है। अब है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, नवीन किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का उद्देश्य बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया के तहत बच्चों के सर्वोच्चम हित को ध्यान में रखते हुए विधि से संघर्ष बच्चों के समुचित न्याय सुनिश्चित करने, देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करना है। अब है किशोर न्याय अधिनियम देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 ईस्वी। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 भारत में किशोर न्याय के प्राथमिक कानूनी ढांचा है। यह अधिनियम किशोर अपराध की रोकथाम और उपचार के लिए एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है।
और किशोर न्याय प्रणाली के दायरे में बच्चों के संरक्षण, उपचार और पुनर्वास के लिए एक ढांचे प्रदान करता है। अब डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDPA 2023 यह व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को जानने और नियंत्रण करने का अधिकार देता है। अब इसमें उनके डेटा तक पहुंचने और उसे सुधार तथा मिटाने के अधिकार शामिल है, जिससे नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर अधिकार नियंत्रण मिलता है। विदित हो कि DPDP 2023 की धारा 9 के तहत डेटा फिडुशियरीज को बच्चों को डेटा को संशोधित करने से पहले माता पिता या अभिभावक से सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करनी होगी। यह अधिनियम नाबालिगों के लिए हानिकारक डेटा प्रसंस्करण और विज्ञान लक्ष्यीकरण पर भी प्रतिबंध लगाता है। हालांकि कुछ संस्थाओं को स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षणिक संस्थानों सहित सत्यापन योग्य माता पिता की सहमति तथा आयु सीमा आवश्यकताओं को प्राप्त करने में छूट दी जा सकती है। गरीबी कम होने पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट। 3 जनवरी 2025 को भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात तेजी से गिरा है। इसका रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर भौतिक आधारभूत ढांचे, सबसे निचले तबके में खपत में उच्च वृद्धि और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से समग्र गरीबी अनुपात महत्वपूर्ण रूप से गिरा है। अब मुख्य बिंदु। इस रिपोर्ट में नवीनतम सालाना घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES के अगस्त 2023 में जुलाई 2024 के आंकड़ों का उपयोग कर दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी महज 4.86% थी, जबकि यह वित्त वर्ष 2023 में 4.72% थी। इसी तरह इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात भी 4.60% गिरकर 4.09% हो गई है। अब SBI द्वारा जारी इस रिपोर्ट में यह अनुपात तय किया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 1632 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 1944 रुपये थी। यह गरीबी रेखा वर्ष 2011 की सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के मानकों और दशकीय मुद्रास्फीति को समायोजित कर की गई थी। अब SBI रिपोर्ट 2023-24 के लिए जिस गरीबी रेखा का इस्तेमाल किया गया है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 55 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिए महज 65 रुपये प्रतिदिन था। अब आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने गरीबी का कम अनुमान प्राप्त करने के लिए गरीबी रेखा को ही कम आंका है। अब वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स 2025 जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अपनी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड 2025 रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5% रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर रही है। इस रिपोर्ट में इसका कारण मंद आर्थिक सुधार, भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और श्रम बाजार को प्रभावित करने वाली सामाजिक अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों का बताया गया है। अब WESO ट्रेडर्स 2025 रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख तथ्य। स्थिर वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में 5% पर स्थिर रही है, जिसमें युवा बेरोजगारी दर 12.6% से उच्च स्तर पर रही है। युवा बेरोजगारी उच्च मध्यम आय वाले देश में सर्वाधिक 16% और तथा निम्न आय वाले देशों में सबसे कम 8%, जिसका कारण प्रायः अल्प रोजगार और अनौपचारिक कार्य है। रोजगार में क्षेत्रीय असमानताएं के बारे में जानते हैं। उप सहारा अफ्रीका में रोजगार वृद्धि मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहां श्रमिकों के पास स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, जहां लगभग 65.6% परिवार प्रतिदिन $3.65 अमेरिकी डॉलर से कम पर
जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार अन्य विकासशील देशों में रोजगार बढ़ रहा है। अब अनेक श्रमिक असुरक्षित, कम वेतन वाले तथा अनौपचारिक रोजगार में संलग्न है। अब आर्थिक विकास के रुझान 2024 में आर्थिक वृद्धि 3.2% दर्ज की गई, जो वर्ष 2023 में 3.3% और वर्ष 2022 में 3.6% थोड़ी कम है। रिपोर्ट में वर्ष 2025 में इसी प्रकार के आर्थिक विस्तार का अनुमान लगाया गया है, जिसके बाद मध्यम अवधि में धीरे धीरे मंदी आएगी। अब है वैश्विक रोजगार अंतराल। क्या है वैश्विक रोजगार अंतराल, क्या जानते हैं? वैश्विक रोजगार अंतराल यथार्थ ऐसे लोगों की संख्या जो काम करना चाहते हैं लेकिन उसे पाने में असमर्थ हैं। वर्ष 2024 में 402 मिलियन था। इससे 186 मिलियन बेरोजगार व्यक्ति, 137 मिलियन हतोत्साहित श्रमिक तथा 79 मिलियन ऐसे लोग शामिल हैं जो देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण रोजगार पाने में असमर्थ हैं। यद्यपि कोविड-19 महामारी के बाद से यह अंतर कम हो गया है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसके स्थिर होने की उम्मीद है। अब है श्रम बाल भागीदार। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बल भागीदारी बढ़ी है, विशेष रूप से वृद्धि श्रमिकों और महिलाओं के बीच, जबकि निम्न आय वाले देशों में इसमें गिरावट आई है, जिसमें वैश्विक स्तर पर रोजगार वृद्धि धीमी हो गई है। अब है नीट सांख्यिकी। वर्ष 2024 में वैश्विक नीट शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं आबादी 259.1 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें 85.8 मिलियन युवा पुरुष 13.1% और 173.3 मिलियन युवा महिलाएं 28.2% थी। युवा बेरोजगारी की स्थिति निम्न होने के कारण LIC में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। युवा पुरुषों में नीट की दर महामारी पूर्व स्तर से 4% अधिक बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो है आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, ठीक है, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।